नमस्कार। किसका होगा राज तिलक, किसकी बनेगी सरकार? मध्य प्रदेश विधानसभा में आप पहुंच गए हैं मेरी यानी अंजना ओम कश्यप के साथ, और आज हम आपको बता रहे हैं कि आज तक एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहा है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश के साथ हम कर रहे हैं शुरुआत, क्योंकि यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की बनती दिख रही है सरकार। वहीं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को एज है, वो आगे हैं, उनकी सरकार बनती दिख रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर से कांग्रेस की बनती हुई सरकार दिख रही है। एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है और एक बार फिर से बीजेपी पर यानी कमल पर मुहर लगती दिख रही है। राजस्थान में कांटे की टक्कर, लेकिन कांग्रेस आगे। 5 में से 3 राज्य हमने आपको दिखा दिए हैं। एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त है। 3 बड़ी बातें तीनों राज्यों की हमने आपको बता दी है। एमपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार। अब आइए एक बार फिर से आंकड़ों के साथ करते हैं शुरुआत, क्योंकि नए सिरे से किसका होगा राज तिलक पे हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटों के साथ बनती दिख रही है बीजेपी की सरकार। अभी दिल थाम कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे पर तो बात हुई नहीं है मध्य प्रदेश में, और साथ ही मिजोरम के भी आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं। शशि शेखर जी, विनोद अग्निहोत्री जी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ देखिए 140 से 162 सीटें 230 में से बीजेपी लाती हुई मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। इसके बावजूद कि सबसे लंबे वक्त तक 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान सीएम रहे। ये जरूर है कि 17-18 महीने बीच में कमलनाथ पिछले चुनाव के बाद 18 में सरकार बनाए थे, जब तक ज्योतिरादित्य नहीं निकले। 68 से 90 सीटें ही कांग्रेस की झोली में बचती हुई दिखाई दे रही है। रवीश पाल सिंह हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे। रवीश, मतलब शायद बहुत सारे लोग इससे अचंभित दिखेंगे, बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि इतना क्लीन स्वीप, ये तो मतलब एकदम एक तरफा नतीजों की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, अगर यही एग्जिट के पोल के आंकड़े नतीजों में 3 दिसंबर को तब्दील होते हैं। जी बिल्कुल अंजना, अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे जो आंकड़े हैं ये 3 दिसंबर को यदि चुनावी नतीजों में परिलक्षित होंगे, तो आप यकीन मानिए कि ये 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी 10 साल के कांग्रेस शासन के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में आई थी, ये जीत उससे भी ज्यादा बड़ी मानी जाएगी। क्योंकि पिछले 18 सालों से 2003 से लेकर 2023 तक की बात करें तो 18 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन मध्य प्रदेश में रहा है, और 18 सालों के बाद इतने बड़े बहुमत के साथ अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है भारतीय जनता पार्टी, तो जाहिर सी बात है हैरानी जरूर होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, जब हम हम वोटिंग वाले दिन शिवराज सिंह चौहान के गृह गांव बुधनी में थे, जैत में थे, तो उनसे हमने बात की थी, तब उन्होंने साफ कहा था कि ये सब मीडिया और जो सर्वे है उसमें भले ही भारतीय जनता पार्टी को पीछे दिखा रहे हैं, लेकिन जमीन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ही मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अभी 3 दिन पहले सीहोर में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सभी सर्वे हटा दीजिए, मैं आपको कह रहा हूं कि 3 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश में मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाऊंगा, और मध्य प्रदेश में जितने कांटे शिवराज सिंह चौहान को सीएम पे नहीं बनाया गया था। रवीश आ रही हूं हमारे साथ, शरद भी राजस्थान से जुड़ गए हैं, जयपुर से हमारे साथ सुमी भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। 3 राज्यों के हमने मामले बताए हैं, लेकिन अब बात चेहरे की करते हैं। मध्य प्रदेश में किस चेहरे पर मुहर? सीएम का फेस शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया गया था। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद। ये देखिए यहां पर भी शिवराज सिंह चौहान आगे है 36% वोटों के साथ। कमलनाथ दूसरी पोजीशन पर है और कमलनाथ को 30% वोट मिले हैं। यानी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के चेहरे पर आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे ज्यादा वोट फीसदी के साथ। तो यहां पर भी ऐसा साफ दिख रहा है। हालांकि इसके बाद अगर आप देखें तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत कम वोट, मतलब वो दिखाने लायक भी नहीं है। अगर आप चाहे ज्योतिरादित्य का नाम हो या दिग्विजय सिंह का नाम हो, इसीलिए हम आपको ये 2 चेहरे दिखा रहे हैं, 36 और 30%। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी वोट नहीं है, सत्ता विरोधी लहर नहीं है, उनके चेहरे के खिलाफ गुस्सा नहीं है, और 36% लोग इसमें शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम कैंडिडेट मान रहे हैं। रवीश पाल, 2 लाइन का रिमार्क इस पर जल्दी से, 2 लाइन सिर्फ।
देखिए, बिल्कुल ये मान के चलिए कि अगर ये हुआ है तो शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता है वो बता रही है कि लाडली लक्ष्मी योजना जब उन्होंने 2008 में लॉन्च की थी और उस समय जो भाजपा लगातार दूसरी बार चुनाव जीती थी 2003 के बाद, तो वही स्थिति इस बार 2023 में है। तब लाडली लक्ष्मी योजना के बाद बड़ी संख्या में महिला वोट जो है वो बीजेपी के पास गया था। अब 2023 में अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं, 3 दिसंबर को आंकड़े जो अब तक आए हैं, तो अंजना जी ये मान के चलिए कि लाडली बहना योजना कमाल कर गई है, जिसको लेकर के बार बार भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे थे कि इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है तो उसके पीछे सीधे सीधे लाडली बहना योजना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो वो बात जो है सच साबित होती दिख रही है अभी तक के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। आलोक शर्मा जी, मुझे पता है कि 3 दिसंबर तक आप इंतजार करना चाहेंगे और वाजिब भी है एग्जिट पोल का आंकड़ा, लेकिन साफ इशारा कर रहा है कि प्रचंड बहुमत की जीत बीजेपी की मध्य प्रदेश में हो रही है। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी कि आप भी ग्राउंड पे रहे, मैं भी ग्राउंड पे रहा, कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह से अंडर करंट था वहां पर और लोग चाहते थे कि बीजेपी की सरकार को बदला जाए। हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आज के आंकड़े हैं वो पूरी तरह से जो मेरी उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी की उम्मीद है और मध्य प्रदेश के जनमानस की उम्मीद है, उसके कहीं विपरीत नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि 3 तारीख तक हम पूरी तरह से इसमें इंतजार करें। जो भी आंकड़े अभी आ रहे हैं ये किसी भी रूप में, किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा है कोई प्रो कंपेंसी उनके फेवर में हो कि भाई को लोग बनाना चाहते हो बीजेपी की सरकार, ऐसा कहीं पर भी ग्राउंड में नजर नहीं आया। और जिस तरह से तमाम चीजें बाकी भी रही, मोदी साहब की भी, या तमाम भाषणों में जो हालत रही, कहीं वोट डिवीजन का कोई फर्क हो, मैं उसके ऊपर उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं कि वोट डिवीजन कहीं इस तरह से रहा हो 16-17% जो अदर्स को आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं कहूंगा कि मैं ग्राउंड पे रहा हूं, हमारी सरकार बनेगी। ठीक है रवीश, एक जल्दी से मैं रिमार्क चाहती हूँ उससे पहले कि मैं आप दोनों से कमेंट लूं। रवीश, लाडली बहना योजना की खूब बात होती है, लाडली लक्ष्मी से लेकर गांव की बेटी योजना बहुत, लेकिन एक बात जो मध्य प्रदेश में चर्चा उतनी नहीं हुई इस बार चुनाव में, पुलिस भर्ती में महिला कोटा को भी बढ़ाकर 35% कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने। जो एक डाउन द लाइन महिलाओं में मैसेज क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, ये सबसे जुड़े हुए महिलाओं के लिए एक पूरा मतलब हर समाज में हर किसी को प्रभावित करता है ये रवीश। अगर पुलिस भर्ती में महिला कोटा को वो 35% कर देते हैं, मुझे लगता है ये भी एक बहुत पॉजिटिव संदेश देता है। और जब हम लोग उनका इंटरव्यू करने भी गए थे तो सबसे ज्यादा उनका इसी पर फोकस था। बार बार हमें बता रहे थे कि देखिए हमने तो पुलिस भर्ती में भी महिला कोटा बढ़ा दिया है, लागू कर दिया है, 35% महिलाओं की भर्ती करते हैं हम पुलिस में। जी बिल्कुल अंजना, आपको बता दें कि बात तो पूरे चुनाव में लाडली बहना योजना की हुई, लेकिन 2 चीजें और थी जिसने मान के चला जा रहा है कि महिलाओं का वोट बैंक भाजपा की तरफ झुकता हुआ दिखा। जो पहली बात आपने कही कि पुलिस भर्ती में महिलाओं का कोटा बढ़ाना हो, या दूसरी बात मैं अब आपको बता देता हूं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या आंगनवाड़ी सहायिका हो, इनका वेतन, इनके रिटायरमेंट के बाद इनको एकमुश्त राशि प्रदान करने की योजना भी इस बार शिवराज सिंह चौहान ने लागू कर दी थी। तो माना जा रहा है कि ये भी एक बड़ा वोट बैंक जो है महिलाओं का शिफ्ट होने का कारण बन सकता है इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत में। और एक और अहम बात मैं आपको बता दूं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है उसमें ज्यादातर वोट जो है वो महिलाओं के रहे हैं। जब जब भारतीय महिलाओं ने जिस विधानसभा सीट पे ज्यादा वोट किया है पुरुषों के मुकाबले, उन सीटों पे भाजपा की सरकार, भाजपा का विधायक भी बना है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जाती है शिवराज सिंह चौहान का महिलाओं के बीच में उनके भाई, उनके मामा के तौर पे जो उनकी एक छवि बनी हुई है, उसको एक बड़ी वजह माना भी जाता है मध्य प्रदेश में बार बार। लेकिन देखिए दिलचस्प है, अगर आप पूरे आंकड़े को देखें तो एक प्रचंड जीत तो उनको मिलती हुई दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी बार ये हो रहा है। चाहे 2003 में आप देखिए 173 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी 230 में से, 173 सबसे बड़ी जीत उनकी, 173 2003 में। उसके बाद 2008 पर आई है तो वो 143 सीटों पर जीतते हैं, मामूली 30 सीटों का नुकसान होता है, क्लियर मैंडेट तब भी दिखता है। उसके बाद आप 2013 के नतीजों पर आइए तो 2013 में भी 165 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब 173, 143, 165 इस तरह की जीत वहां पर बीजेपी को मिलती रही है। पिछले चुनाव में वो फिसले थे और 109 सीट पर अटके थे, लेकिन उससे पहले जगह अगर आप उनका ट्रैकर ये देखिए, ये पूरा ट्रैकर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस में बहुत जबरदस्त फासला रहा है। मतलब अगर ये रहे हैं हमेशा 100 के नीचे, जाके सीधा 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने सेंचुरी पार की थी, तो वहां पर आप देखिए कि वो ऊपर ही ऊपर रहे हैं। 109 उनका लोएस्ट था जो पिछले चुनाव में आया था, और तब एंटी इनकम्बेंसी भी
शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सबसे ज्यादा थी। और यहाँ पर आप देखिए, जल्दी से शेखर जी से पहले कि हम छत्तीसगढ़ पर आगे बढ़े, आपसे शशि जी मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक, दिल्ली में इस बात को लेके बड़ी चर्चा थी कि कांग्रेस ने कमलनाथ को जैसे खुद को आउटसोर्स कर दिया है चुनाव को, और कमलनाथ जो थे वो बड़े एग्रेसिव नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि बहुत एग्रेसिव चुनाव प्रचार से बीजेपी के थोड़ा फेवर में मामला जा सकता है। उनको ऐसा भी लगता था कि जो चुनाव है वो तो जनता लड़ रही है हमारी ओर से। ये शुरुआती दिनों की बात है, लेकिन बाद में यहाँ जब सर्वे आने शुरू हुए तो कांग्रेस ने भी कहा कि थोड़ा हमें एग्रेसिव होना पड़ेगा। आप प्रियंका गांधी का भाषण देखिए सिंधिया के ऊपर, आप राहुल गांधी के भाषण देखिए, कैसे बदल रहा है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ आपसे, लेकिन तभी तब तक बाजी हाथ से जा चुकी थी। तब तक बाजी हाथ से जा। कई लोग ये भी मानते हैं कि आखिरी के 2-3 दिनों में कुछ एक टसल हो गया और कमलनाथ उतने एक्टिव नहीं दिखे। ये सब लेकिन शुरुआती दौर से वो स्लो थे। दूसरी बात, कमलनाथ की भी कोई बुराई नहीं करता वहां पर, लेकिन कमलनाथ ने को जिस तरह से कांग्रेस से कमलनाथ के को अकेले बागडोर सौंप दी, वहां कोई बड़ा लीडर नहीं था कांग्रेस के पास। लेकिन वो हनुमान यात्रा कर रहे थे, वो बार बार मतलब जो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड हमेशा खेल रहे थे। कांग्रेस का वोटर हनुमान की यात्रा, गाय की सवारी और परिक्रमा से ही वोट देता उसको। तो कांग्रेसियों को ये छोड़ देना चाहिए। इस तरह वो बीजेपी के ट्रैप में फंसते हैं, ये गलत बात है। जिसको कांग्रेस को अपने उस पर सिद्धांत पर चलना चाहिए। जिसको हनुमान जी और गाय पर वोट देना होगा वो बीजेपी को देगा, क्योंकि बी टीम बन करके आप डुप्लीकेट बन करके आप जो है वो नहीं ले सकते। असली माल जब बाजार में मौजूद है तो असली माल की ही बिक्री ज्यादा होगी। इसलिए कांग्रेस का अपना जो एजेंडा है, जो अपना तरीका है, आप एंटी हिंदू मत दिखिए। ठीक है, लेकिन आप इस पर मुझे आलोक शर्मा से कमेंट लेना था, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है। जल्दी से छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दिखाता है। मैं मिजोरम के भी आंकड़े दिखाने हैं। अभी जो स्क्रीन है वो चारों तरफ से आपका भरा नहीं है, 3 तरफ से तो जरूर भर चुका है। मिजोरम का इंतजार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक बार फिर से आप देख रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन अगर बीजेपी को भी अपरे जो आंकड़े हैं, अब हम पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में। भूपेश बघेल की एक बार फिर से किस्मत जागती हुई यहाँ दिखाई जरूर दे रही है। 50 अपर एज है कांग्रेस पार्टी का। 90 सीटें हैं, 46 चाहिए अगर आपको छत्तीसगढ़ में बनानी है सरकार। तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं अभी तक के, वो हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के लिए अगर इम्तिहान है, रमन सिंह सीएम कैंडिडेट यहाँ भी नहीं बनाए गए। कमल ही यहाँ पर भी उम्मीदवार था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन महादेव स्कैम हो, तमाम ऐसे मुद्दे हो जो कि उठाए गए थे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। 36 से 46, अगर 46 अपर एज 46 आ गया तो बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन अगर थोड़ा भी नीचे घटा, आप इसका मीडियन में निकालेंगे तो बीजेपी फंसती दिख रही है। वहीं अगर आप कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी को देखिए, यहाँ पर सीटें आती हुई इतनी दिखाई दे रही है, जिसमें अपर एज में वो पहुंच रहे हैं 50 तक। और अगर वो 50 तक पहुंच रहे हैं, 40 से 50, तो उनकी बनती हुई दिख रही है स्पष्ट सरकार। सुमी, आपका खुद का आकलन क्या कहता है? अब तो खैर एग्जिट पोल हम लोगों ने रखी दी है, और अगर यही होता है तो भूपेश बघेल के लिए एक बड़ी विक्ट्री होगी। देखिए, वहां पर अजीत जोगी के साथ पहली सरकार बनी थी, उसके बाद 3 बार रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। भूपेश बघेल अगर वापसी करते हैं तो वो भी एक लेगेसी वहां पर छत्तीसगढ़ में अपनी छोड़ जाएंगे, अपनी पॉलिटिक्स की। जी बिल्कुल, ये बोलना गलत नहीं होगा। भूपेश बघेल ने जो अपनी छवि है पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बट पूरे भारत में। और वो पॉपुलैरिटी उनकी छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। हमने जगह जगह पूरे छत्तीसगढ़ के टूर किए और कहीं पर भी हमें भूपेश बघेल को लेकर ऑपोजिशन देखने को नहीं मिला, और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने एक किसान पुत्र के तौर पर एक इतनी स्ट्रॉन्ग छवि बनाई है, एक छत्तीसगढ़ियावाद जो उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट को दिया, अपनी खुद की आइडेंटिटी दी, जो बीजेपी के कार्यकाल में बहुत मुश्किल से मिल पाई थी, और मुझे लगता नहीं कि बीजेपी के कार्यकाल में मिली भी थी। तो वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक जो वेव है वो भूपेश बघेल के फेवर में काम किया है, और एग्जैक्टली काका के नाम से उन्हें यहाँ पर जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में वो जो काका बनके उभरे हैं, वो सबके चहेते बनके उभरे हैं, और इसीलिए उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इंटैक्ट इस चुनाव में भी नजर आ रही है। लेकिन बहुत ज्यादा करीबी मामला होने वाला है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी 46 तक पहुंचती है तो ऐसा मानना बिल्कुल वो नहीं होगा। ये ओपन हो सकता है कि किसी की भी सरकार बन सकती है, अभी भी ओपन है मामला, किसी की भी बन सकती है। जो अन्य है 1 से 5 वाले, वो अपना अपना इस वक्त मतलब राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। आलोक जी, जल्दी से कमेंट आपसे, क्योंकि जो विनोद जी ने पहले कहा था उस पर भी मैं एक कमेंट चाहती हूँ, उसके बाद से आप छत्तीसगढ़ पर भी जरूर बोलिएगा।
छत्तीसगढ़ को आप देखें, वो कह रहे हैं कि जो आपका ओरिजिनल है आप उसी पे चिपकिए, वरना अगर लोगों को हिंदुत्व पर ही वोट डालना होगा तो वो ओरिजिनल को चुनेंगे, बीजेपी को। ये विनोद जी ने कहा। देखिए, मुझे लगता है हिंदुत्व सभी का है, किसी का ओरिजिनल और किसी का डुप्लीकेट नहीं है। जो भी उसमें आस्था रखता है उस पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। और जिस तरह से 18.5 साल तक भी सत्ता में रहने के बाद, चोरी की सरकार चलाने के बाद भी आपको राम मंदिर ही लगाना पड़ा, तो मुझे लगता है कि ये एक बार 3 तारीख को पूरा विश्लेषण जब सामने आएगा उसके बाद सही बता पाएंगे कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर क्या सिचुएशन है। मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि अंडर करंट हमारे पक्ष में था। जहां तक बात छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की तमाम योजनाएं इस तरह की थी जो किसान सेंट्रिक थी, जो महिला सेंट्रिक थी, और उसका पूरा फायदा हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वहां पर भी मैं समझता हूं कि 60+ हम जाएंगे। जल्दी से आपको सुना देते हैं एग्जिट पोल के बाद क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल, क्या कह रहे हैं रमन सिंह, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर, फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो जहां से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की कोशिश। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में, और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहाँ 15 सीट से 48 सीट तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीट तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब ऑपरेशन लोटस की बात वही लोग कर रहे हैं जिनके मन में डर और भय है। यदि आपने कुछ गलतियां नहीं की तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने दोनों के ही दावे सुन लिए हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा में, और यहाँ के आंकड़े जो हैं, ये मामला भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो अपर एज है सीट्स में मिलता हुआ कांग्रेस पार्टी को, अगर वही आता है नतीजा, तो कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना लेगी, क्योंकि 200 सीटें हैं राजस्थान में। 106 सीटों तक कांग्रेस पार्टी का एज दिख रहा है। कुल मिलाकर दोनों ही तरफ का हम आपको सीट शेयर दिखा देते हैं, वोट परसेंटेज बता देते हैं। इस सीट में अब ये बात छिपी हुई है कि अगर बीजेपी को भी टॉप एंड मिलता है, फिर भी वो सेंचुरी बना रहे हैं, एग्जैक्ट सेंचुरी। ये जल्दी से देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी, 80 से 100, 101 चाहिए बीजेपी को अगर सरकार बनानी है तो। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी यहां नहीं दिख रहा है गहलोत साहब के खिलाफ। ये देखिए, ये आंकड़ा अब हम आपको जल्दी से दिखा रहे हैं। अगर आप देखें कांग्रेस पार्टी की सीटें, तो कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जिन्होंने 100 सीट्स पिछली बार ली थी, बीजेपी ने 73, उन अशोक गहलोत की पार्टी को 86 से 106 मिल रहा है। अगर अपर एज की तरफ मामला बढ़ता है, 101 या उससे ऊपर जाते हैं, तो उन्हीं की सरकार बनेगी। शरद के पास लिए चलते हैं। शरद, 14 मुख्यमंत्री राजस्थान में हुए हैं। सबसे ज्यादा 4 बार 16 साल 6 महीने मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत 3 टर्म पूरा कर रहे हैं। चौथे 5वें नंबर पर अगर आप देखें तो चाहे वो शेखावत साहब हो बीजेपी की तरफ से, भैरव सिंह शेखावत, या फिर वसुंधरा राजे, दोनों ने 10-10 साल रहा। अगर अशोक गहलोत वापसी कर लेते हैं तो अपने प्रीवियस कांग्रेस के सुखाड़िया साहब के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। ठीक कह रही अंजना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ख्वाहिश भी यही है कि वो एक बार रिकॉर्ड बनाएं और चौथी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन देखिए, ये बात सही है कि बीजेपी ने बहुत खराब चुनाव लड़ा। बीजेपी के आप दफ्तर में अब चले जाते हैं अगर चुनाव के समय, तो ऐसा लग रहा था कि वहां कौवा उड़ रहा है, इस तरह के हालात थे। कोई यहां पर संभालने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बनस्पत कांग्रेस में एक संगठित रूप से चुनाव लड़ा, और आपके प्रवक्ता बैठे हैं, आलोक शर्मा जैसे प्रवक्ता, ये जमीन पर जगह जगह घूम के
कांग्रेस के पक्ष में बोलते रहे, जबकि बीजेपी के प्रवक्ता बड़े हाई प्रोफाइल ढंग से आते थे और चले जाते थे। लेकिन देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता। 2018 के माई एक्सेस इंडिया पोल और आज तक जो है वो 130 सीट दे रहा था कांग्रेस को और 99 आए, और बीजेपी को 60 दे रहे से 73 आए, अन्य को 6 दे रहे थे 28 आए। तो 2018 में भी ये पोल सही नहीं हो पाया था, और 2013 में भी इंडिया टुडे ORG का पोल मुझे याद है कि 60 सीट कांग्रेस को दे रहे थे, 21 आई, और 120 दे रहे थे वो 163 आए, 64 आए। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक राजस्थान को लेकर ये जो एग्जिट पोल है वो सही नहीं हो पाए। हो सकता है कि थर्ड टाइम लकी साबित हो, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहतरीन चुनाव लड़ा है, और उनकी एक छवि है बेहद संवेदनशील और डाउन टू अर्थ नेता की छवि है। उस छवि के आधार पर परसेप्शन बनाने में वो राजस्थान में कामयाब रहे हैं कि, और राजनीति में हमेशा से कहता हूं रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन काम करता है। और बीजेपी प्लस मोदी माइनस बीजेपी चुनाव लड़ी है। बीजेपी कहीं नहीं थी, सिर्फ मोदी का एक चेहरा था। जो भी सीटें आ रही है वो मोदी के नाम पर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी में कोई ऐसे लोग नहीं थे जो चुनाव लड़ सकते थे। वसुंधरा राजे किनारे रख दी गई थी, वो फैक्टर भी अब चर्चा की जाएगी। क्या वसुंधरा राजे नेपथ्य में नहीं डाली जाती तो चुनाव के नतीजे कुछ, एग्जिट पोल के नतीजे माफ कीजिएगा, कुछ और आ सकते थे। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ा, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी चालाकी से सचिन पायलट के तमाम समर्थकों को टिकट दिया। इसके अलावा भी और टिकट मांग रहे थे और भी दिया, ताकि सचिन पायलट कम से कम अपने लोगों को जिता के लाएं तो कांग्रेस की टैली बढ़े। और आखिरी में हेलीकॉप्टर भी दे दिया गया और 30 सभाएं भी किए। तो एक बड़े बढ़िया ढंग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या राहुल गांधी या फिर एक कांग्रेस टीम चुनाव लड़ी है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। और बीजेपी खराब चुनाव लड़ी है, जबकि बीजेपी के पक्ष में हालात बहुत अच्छे थे। इसके बावजूद ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार बीजेपी दिखाई देती रही, जहां दम भरते हुए नेता नजर आते थे कि कांग्रेसी फॉर्च्यूनर में जाएंगे और हम 150 लाएंगे। तो कहीं न कहीं इसका एक असर पड़ा है। मगर फिर कह रहा हूं, अभी कांग्रेस में पिक्चर बाकी है। क्या 3 दिसंबर के बाद सचिन पायलट 5 साल का वनवास और झेलेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाकर, या फिर अपना हक मांगेंगे? अभी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है अंजना। ठीक है, ये दिलचस्प टेक है, लेकिन इस सवाल पे मुझे पक्का पता है कि आलोक शर्मा जी गुस्सा दिखाएंगे कि देखिए हमारी सरकार बन रही है और आप सचिन गहलोत यही करते रहते हैं। लेकिन ये एक सच्चाई है, और यही बात आपको भारी पड़ी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, अब देखिए सर, एमपी में अगर आप देखें तो चंबल के इलाके में अगर बीजेपी को इतना जबरदस्त गेन हो रहा है, 12 सीटों का गेन है सर चंबल के इलाके में। ये चंबल का ही इलाका है ना जहां गुना, ग्वालियर, ये तमाम सीटें हैं। पीएम ने भी गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक बड़ी रैली की थी। यहां पर बीजेपी को 12 सीटों का गेन, आपको 12 सीटों का नुकसान हो रहा है चंबल के इलाके में। ये जो सेकंड इन कमांड युवा नेता होते हैं, उनको सीएम ना बनाना, ओल्ड गार्ड को बचा कर रखना, ओल्ड गार्ड को ही इंपॉर्टेंट पोजीशन देना, वो थिंकिंग कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता अंजना जी। देखिए, मुझे सीधा ये लगता है कि कहीं ना कहीं चंबल में अगर ये आंकड़े कहीं पर कुछ सत्यापित होते हैं 3 तारीख को, तो वो डिवीजन उसका एक कारण हो सकता है। लेकिन मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि इस बेल्ट में भी गुना हो, चम्बा, पूरी तरह से ग्वालियर हो, भिंड, मुरैना, इस बेल्ट में भी हम पूरी तरह से अच्छा करने जा रहे हैं, पूरी उम्मीद है। जहां तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको वहां पर जयपुर में भी कह रहा था कि बीजेपी पूरी तरह से नेगेटिव प्रचार कर रही है, नकारात्मक प्रचार कर रही है, और पूरी 5 साल वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाकर भी कहीं ना कहीं केवल और केवल ये कि सचिन पायलट जी ऐसा कर देंगे, सचिन पायलट जी के ऊपर ही बीजेपी कहीं ना कहीं निर्भर नजर आई। लेकिन हमने पूरा एकता के साथ पूरा चुनाव लड़ा। सचिन पायलट जी भी पूरी तरह से, उन्होंने भी मेहनत की, अशोक गहलोत जी ने भी मेहनत की, और बाकी सब ने भी मेहनत की। मैंने स्वयं 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां पर छोटे तमाम सिटीज में जाके, और कहीं ना कहीं ग्राउंड पे लग रहा था कि हम रिपीट कर रहे हैं। ये महाकौशल के भी इलाके में अगर आप देखें, छिंदवाड़ा वाला इलाका है, एमपी में मैं बात कर रही हूँ जल्दी से आपसे शशि जी, छिंदवाड़ा वाले इलाके में भी अगर महाकौशल में बीजेपी को 14 सीटों का फायदा हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी को आप देखते हैं, ये छिंदवाड़ा
सबसे सुरक्षित सीट हमेशा से, वहां पे जो काम किया है कमलनाथ ने उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन महाकौशल के पूरे इलाके में 47 सीटों में 14 सीटों का फायदा बीजेपी को होता हुआ और 13 सीटों का नुकसान, ये एमपी पे क्या कह रहा है? देखिए, बसपा और जेजेपी का समझौता और दूसरे इसके साथ मैं आपसे बार बार कहूंगा अंजना कि कहीं न कहीं कमलनाथ ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए और वो जो कर सकते थे वो नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की का ओवर कॉन्फिडेंस और अंदरूनी अव्यवस्था राजस्थान में भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, वही सेम स्थिति यहाँ पर है। यहाँ कोई ऐसा कोऑर्डिनेटेड इलेक्शन कांग्रेस का नहीं दिख रहा था जैसा कि राजस्थान में दिख रहा था। और यहाँ भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कोई एक होकर लड़ नहीं रहे थे। दिग्विजय सिंह की अपनी एक स्टाइल है काम करने की। आपको याद होगा कि कुछ बहुत ही सम्मानजनक वेबसाइट से चला दिया था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 3-4 घंटे लगे उन्हें उसका खंडन करने में। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो कांग्रेस मिस कर रही है, अगर ये आंकड़े सही है तो। मुझे मारवाड़ के इलाके में, अब राजस्थान पर जल्दी से पहुंचते हैं। मारवाड़ के इलाके में भी अगर हम देख रहे हैं कि बीजेपी को 2 सीटों का फायदा हो रहा है। राजस्थान पर मैं बात करूं, विनोद जी जल्दी से कमेंट। यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मारवाड़ में भी अगर हम देख रहे हैं बीजेपी को हो रहा है, ये क्या बताता है? जोधपुर वहीं पर है। जोधपुर में एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत जो सांसद हैं वो भी थे। सरदारपुरा में जोधपुर से ही चुनावी मैदान में अशोक गहलोत उतरते हैं। जोधपुर में कन्हैया लाल भी हुआ था। उदयपुर, अच्छा उदयपुर में हुआ था। हाँ, कन्हैया लाल उदयपुर में, क्योंकि मैं उनके घर गई थी, मैंने उनके दोनों बेटों का और उनकी पत्नी का इंटरव्यू लिया। लेकिन जोधपुर में भी शायद एक घटना हुई थी कि वो महिला वाली, वो वहाँ पर धार्मिक जुलूस को लेकर जो रातों रात गोल चक्कर पर लगा दिया गया था, हुआ था और एक दलित महिला के साथ भी वो उसको जला दिया था। तो 2-3 घटनाएं जोधपुर में ऐसी हुई थी जिसको लेकर कांग्रेस बहुत रक्षात्मक मुद्दा में थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बराबर मुद्दा बनाया। और आप देखिए, जोधपुर अशोक गहलोत जी का शहर जरूर है, अशोक गहलोत जी वहाँ नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद कई सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती रही है। और लोकसभा में तो वैभव गहलोत खुद चुनाव हार गए थे उनके बेटे गजेंद्र सिंह शेखावत से। बिल्कुल, गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरा दिया वैभव गहलोत को। और मैं भी वहां पर गई थी जोधपुर में चुनावी प्रचार, लेकिन वैभव गहलोत कर रहे थे, वो वहां के प्रत्याशी के लिए जोधपुर की सड़कों पर निकले हुए थे। और उन्हीं के पूरे देखिए, जब सचिन पायलट के साथ सबसे बड़ा क्राइसिस हुआ अशोक गहलोत का, तो जिस रिजॉर्ट में विधायक रुके हुए थे उस रिजॉर्ट को लेकर उसके मालिक कौन है, वैभव गहलोत का नाम जुड़ा, तमाम बातें आई और उसी को लेकर एजेंसी जांच भी कर रही थी। ये अलग मामला, उन्होंने कहा कि ये सब चुनावी है और इसी वजह से मुझे घेरा जा रहा है। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं आज की सबसे बड़ी खबर, और वो ये, जैसा कि हमने शाम 5 बजे आपको बताया था, यूट्यूब पर देश देख रहा है आज तक का एग्जिट पोल। 2.5 लाख लाइव कॉन्करेंट व्यूअर्स लगातार आज तक पर जुड़े रहे। ये साफ इशारा करता है कि देश की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा आज तक पर है और ये आज तक की सर्वश्रेष्ठता पर सबसे बड़ी मुहर है। शाम 5 बजे से 7 बजे तक 2.5 लाख लोग YouTube को देख रहे थे और इसलिए हम कह सकते हैं कोई नहीं है टक्कर में। जब बात सर्वश्रेष्ठता की आती है, जब बात आती है विश्वसनीयता की, तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, हमारी कवरेज ये साफ इशारा करती है कि एग्जिट पोल में देश देख रहा है आज तक। और ये हमारे लिए भी बड़ा इम्तिहान है क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल कितना सही साबित होता नहीं होता है, इसी पर ये विश्वसनीयता भी निर्भर रहेगा। लेकिन ये जरूर इशारा है कि दर्शकों का विश्वास आज तक के साथ, तो किस राज्य में किसकी बन रही है सरकार ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन देश की विश्वसनीयता आज तक पर है। और नॉन स्टॉप कवरेज में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा 2.5 लाख कॉन्करेंट लाइव व्यूअर्स, आप सोचिए, लगातार हमारी इस कवरेज को देख रहे हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है हम पे और हम इसी से सिर झुकाकर उनके सामने तमाम आंकड़े और तमाम बहुत मेहनत के बाद, आप सोचिए अगर 40-50 हजार सैंपल साइज के साथ कोई सर्वे आपके सामने लाता है तो कितनी मेहनत से लाता होगा। तमाम आंकड़े हमने रख दिए हैं। अब कुछ ही देर में हम आपको मिजोरम के आंकड़े दिखाने वाले हैं। मिजोरम के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक अलग सा फैक्टर मिजोरम में सिर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें मौजूदा सरकार, क्या हम कुछ देर में अब मिजोरम के आंकड़े दिखाने वाले हैं। चर्चा अगर हमें आगे करनी है तो हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी कर सकते हैं। 199 सीटें हम आपको दिखाने वाले हैं। अब मिजोरम के आंकड़े, मिजोरम के आंकड़े
किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये बताएगा कि किस तरह से वहां पर, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस जिस तरह से सिमट गई है, खत्म हो गई है लगभग, ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता है। लेकिन हम लोग बात मध्य प्रदेश पर कर रहे थे, चंबल के इलाके पर कर रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद में क्या आपको इजाफा होते हुए देखते हैं? विनोद जी, आपसे शुरू कर रही हूँ। इजाफा होते हुए देखते हैं? अगर 14 सीटों का फायदा उन्होंने चंबल में कराया है, निश्चित रूप से अगर एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं, एग्जैक्ट नतीजों में बदलते हैं, तो निश्चित रूप से जो पिछले चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली थी ग्वालियर चंबल संभाग में, और आपको बताऊं अंजना जी, इस बार भी कांग्रेस के, अभी आलोक शर्मा जी अगर बैठे हो तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को अगर भरोसा है, अभी तो चूंकि नतीजे आए नहीं है इसलिए मैं उसको पास्ट टेंस में नहीं जाऊंगा, भरोसा है तो ग्वालियर चंबल संभाग की सफलता पर है। उनका कहना है कि साहब सिंधिया के बिना हमने वहाँ वो जीत लिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर बनवा लिया अपना, बाई इलेक्शन जब हुआ उसमें हमने 8 लेकिन अगर चुनावों के दौरान आपको याद हो आलोक जी, आपसे मैं एक प्रतिक्रिया इस पर चाहती थी। प्रियंका गांधी ने उन पर बहुत जबरदस्त हमला किया, दतिया में बोला था अपना, दतिया में उनके पिता तक वो पहुंच गई, पूरे परिवार तक पहुंच गई, उनको लेकर भी टिप्पणी की, जिसका उन्होंने ट्विटर पर जवाब दिया। मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया था। मैंने कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप महाराज थे, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने उनको महाराज बनाकर रखा, इन्होंने भाई बना दिया। उन्होंने उलट के मुझसे पूछा कि आपके ऑफिस वाले आपको महारानी कहे तो अच्छा लगेगा या आपको कॉलीग मानकर काम करे तो अच्छा लगेगा। अब सवाल यह है कि आपने मध्य प्रदेश की प्रचंड जीत के बाद उनको यूपी पहुंचा दिया कि जाओ काम करो, और यहां पर उनके तमाम विधायक जो उनके साथ गए सब चाहते थे कि उनको भी उनके काम का श्रेय मिले। मंत्री बने ज्योतिरादित्य जी, आपने तो यूपी भेज दिया था जहां पर आपको पता था कि चांसेस कांग्रेस के बहुत कम है, ना के बराबर। देखिए अंजना जी, वो विधायक नहीं थे तो मध्य प्रदेश में स्वाभाविक तौर पर वो मंत्री नहीं बन सकते थे, और उनके तमाम जो लोग थे उनको मंत्री बनाया भी गया था। बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या लगता है लाडली बहना का कमाल है कि देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे, और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है, और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। वोटिंग के बाद हमारे बीजेपी की भी कई नेताओं से बात हुई, अनौपचारिक चर्चा में भी आप 140 तक पहुंचे, बीजेपी के अन्य नेता भी 140 तक नहीं पहुंच पा रहे, 120, 25, 130 तक ही पहुंच पा रहे थे। लेकिन ये तो मतलब जिस तरीके से बताया जा रहा है आप 40 तक सबसे हाईएस्ट आपका था, लेकिन अब ये तो उम्मीद से भी थोड़ा ज्यादा। देखो, मैंने केवल संभल के बोला था, लेकिन मैंने कई जगह ये कहा कि जिस ढंग से बहनों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है और जनता की जैसी भीड़ उमड़ रही है, नतीजे अप्रत्याशित आएंगे, अभूतपूर्व आएंगे। सर, कांग्रेस भी दावा कर रही है, हालांकि अब मुझे कुछ कहना नहीं है, उनको दावा करने का अधिकार है भाई, उनको दावा करने दीजिए। तो शिवराज सिंह चौहान संभल कर एक एक शब्द नाप तोल कर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को श्रेय देते हुए, गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति का जिक्र करते हुए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मेहनत का भी वो बखान करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जब एक बार फिर से प्रचंड जीत के साथ बीजेपी की सरकार बनती हुई मध्य प्रदेश में दिख रही है। हालांकि आपको बता दें
मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उन्हें नहीं सामने इस बार रखा गया है। बीजेपी ने अलग स्ट्रैटेजी अपनाई, राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो। ये कई मायनों में, शशि शेखर जी जल्दी से कमेंट, ये कई मायनों में कर्नाटक से लिया हुआ एक सबक भी था, क्योंकि वहां पर बासवराज बोम्मई के खिलाफ जो गुस्सा था, 40% सीएम के तौर पर जो उनको प्रोजेक्ट किया गया, उसने शायद जबरदस्त हालत मतलब हार दिलाई थी बीजेपी को। तो शायद उसका काउंटर ये मेजर था इनका। देखिए, एक बात तो तय है कि दिल्ली में कम से कम ये हवा थी कि शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय नहीं है, लेकिन जब मैंने वहां ग्राउंड पे खुद देखा तो मुझे लगा कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में कुछ खबरें ज्यादा उड़ रही हैं दिल्ली में। जहां तक सवाल ये है कि उनको घोषित किया गया नहीं किया गया, देखिए प्रधानमंत्री के चेहरे पर बेसिकली ये चुनाव लड़ा गया। अभी शरद भी कह रहे थे कि राजस्थान में बीजेपी बहुत हैपजार्ड तरीके से लड़ी, लेकिन जो वोट मिला वो प्रधानमंत्री मोदी को मिला। तो ये इस बार मोदी जी ने उसको खुद अपने तरीके से देखा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कहीं से भी कमतर करके नहीं आंका जाना चाहिए। उनका काम, उनके द्वारा 18 वर्षों का काम, लाडली बहना योजना और उनकी कभी न हारने वाली जिजीविषा, ये काम आई है भारतीय जनता पार्टी के, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा, ये मालवा वाला डेटा निकाल के रखिएगा 55 सीटों का। इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो अगर मालवा से लेकर उज्जैन हो, झाबुआ हो, इंदौर हो, मंदसौर हो। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा मंदसौर के इलाके से भी निकली थी और ये माना जा रहा था, और मंदसौर में ही पिछले चुनाव के पहले जो किसानों पर गोली चली थी, बड़ा इशू बना था, बीजेपी को वहां बड़ा झटका लगा था मंदसौर में। तो ये वाले इलाके में अगर आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को, जल्दी से मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपको दिखा देते हैं, 15 सीटों का फायदा है। 15 सीटों का फायदा मंदसौर के इलाके में आप देख रहे हैं। तो वहीं पर मंदसौर इस पूरे इलाके में अगर आप देखें मालवा में, तो 14 सीटों का नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। ये आपके स्क्रीन पर, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो किसान पिछली बार नाराज हुए थे मंदसौर में, और भी कुछ बात, 2-3 बयान, कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव लड़ रहे हैं इंदौर से। हाँ, और इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय, तो उनकी भी भूमिका मानी जाएगी। बड़े नाराज से, मतलब नाराज क्या, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर यही रिजल्ट आते हैं तो बिल्कुल साफ है कि ये तय है कि कांग्रेस से चुनाव ठीक से नहीं लड़ा। कांग्रेस से जो गलतियां दूसरी जगहों पर नहीं की, एग्जैक्टली वही गलती कांग्रेस यहाँ पर कर बैठी है, नहीं तो इस तरीके से कांग्रेस का पतन नहीं होता। मालवा इलाके में ये क्या बता रहा है जल्दी से, अगर बहुत, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, ये पूरा इलाका सबसे बड़ा इलाका, 55 सीटों का इलाका, वहां पर 14 का कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को 15 का फायदा। विनोद जी, देखिए मालवा जो है गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। सुमित्रा महाजन वहीं से हैं, कैलाश विजयवर्गीय वहीं से हैं, और लगातार जितने आप पूरा अगर इतिहास देखें मध्य प्रदेश की राजनीति का, तो मालवा एक बड़ा गढ़ रहा है। पिछली बार मालवा में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी, वो किसान आंदोलन उसकी एक बड़ी वजह थी, और सपाक्स वाला जो मुद्दा था वो भी वहां पर काफी प्रभावी था। इस बार किसान आंदोलन बिल्कुल शून्य था, उसका कोई प्रभाव वहां नहीं था। फिर जो बड़े नेताओं को लड़ाने का फैसला किया गया, वहां कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा गया। तो आमतौर पर हम लोगों को लग रहा था शायद कैलाश विजयवर्गीय फंस जाएंगे, लेकिन उसका असर हो सकता पड़ा हो अगर नतीजे आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो शशि जी कह रहे हैं, मुझे दिल्ली के लुटियन सर्किल में, चाहते थे छोटा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, ऐसा लग रहा था। दिल्ली के लुटियन सर्किल में 1-2 जिम्मेदार लोगों ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो बीजेपी से सुपारी ले रखी है। इस तरह की टिप्पणी भी दिल्ली के लुटियन सर्किल में सुनने को मिली है। मतलब जो हम लोग कह रहे हैं अप्रत्यक्ष, लुटियन सर्किल होता क्या है सर? लुटियन सर्किल क्या होता है, जो खान मार्केट गैंग कह दीजिए। लुटियन सर्किल वो होता है जिसमें से हम तीनों में से कोई उसका मेंबर नहीं है। मतलब आम चेयर जर्नलिज्म जो करते हैं, यहाँ पे बैठ के चेयर पे अपना हाथ रखते हुए पूरा हर चीज, लेकिन लुटियन सर्किल वाले क्या होता है, वो लोग होते हैं जो तमाम सारे काम धंधों में इन्वॉल्व रहते हैं। दुनिया भर की जो डील्स होती है ना नेताओं की, वो लुटियन सर्किल वाले बहुत लोग करते हैं, तो उनको अंदर की बहुत कहानियां पता होती है। चलिए ठीक है, ये भी एक दिलचस्प चेक है। लेकिन मालवा रीजन पर एक कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ आलोक जी। आलोक जी, ये इशारा क्या है, मतलब यहाँ पर अगर 14 सीटों का नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी को और 15 सीटों का फायदा बीजेपी को इस पूरे इलाके में, तो फिर तो उनकी स्ट्रैटेजी काम आई, रंग लाती हुई दिख रही है। और मंदसौर से तो भारत जोड़ो यात्रा भी निकली थी। खैर, उस पर आपका सेंसिटिव टॉपिक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती, उसको आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि उस पर बेवजह की बहस होगी। उज्जैन, इंदौर, क्या कैलाश विजयवर्गीय का उतरना, ये तमाम सीटों पर ये काम आई रणनीति, बहुत बड़ा गेन है
50% वोटों की बात बीजेपी करती है, यहां पर पास हुए 51% वोट शेयर दिख रहा है। देखिए, अगर ये वोट शेयर 51% आता है और इस तरह का गैप आता है कि 10% का महिलाओं के वोट परसेंटेज में, तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए चिंता का विषय होगा। लेकिन मैं समझता हूं 3 तारीख तक का हमें इंतजार करना चाहिए। और किसानों का आंदोलन इतना बड़ा अगर देश में होता है और उसके बावजूद नीमच वाली बेल्ट में प्याज और लहसुन वाली जो बेल्ट है उसके अंदर इस तरह के रिजल्ट आते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं हैं। लेकिन जैसा कि विनोद साहब ने भी कहा कि बीजेपी की लेबोरेटरी, बीजेपी ने किस तरह से वहां पर पोलराइजेशन का भी काम किया, राम मंदिर के फोटो लगाए, तो ये तमाम जो डिस्कशन है और तमाम जो हमारे आकलन होंगे वो 3 तारीख के बाद ही कौन सा मुद्दा प्रभावी रहा, कौन सा नहीं रहा। हम जीते तो काम की वजह से जीते, वो जीते तो फिर वो राम मंदिर लगा कर जीते। क्योंकि देखिए लाडली स्कीम की भी चर्चा हो रही है ना, मैं भी वहां पर थी सर, आप भी गए होंगे। औरतों से पूछने पर वो कहती थी लाडली स्कीम का पैसा मिल रहा है। हाँ। देखिए मुझे लगता है लाडली स्कीम 6 महीने पहले आई और वो भी एक लिमिटेड वर्ग की महिलाओं के लिए थी। तो केवल लाडली स्कीम के ऊपर बीजेपी के 150 सीट आ जाएंगे, मैं इस बात पर किसी भी रूप में आपसे सहमत नहीं हूं, ना ही इस एग्जिट पोल से सहमत हूं कि केवल एक छोटी सी योजना होगी और उस पर हो जाएगा। मुझे लगता है कि तमाम और भी फैक्टर्स होंगे। अगर ये ओपिनियन पोल कहीं ठीक आता है तो एग्जिट पोल, मुझे लगता है अभी भी ये जो एग्जिट पोल है इसमें काफी हद तक हम सफल होंगे और वोट डिवीजन अगर कहीं पर होगा तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लाडली योजना के आधार पर सब कुछ हो जाता तो हमें भी राजस्थान में 150 सीट आनी चाहिए। वहां तो चिरंजीवी से लेकर 500 रुपए के सिलेंडर से तमाम चीजें थी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि केवल एक योजना की वजह से ऐसा होगा। अगर ये आंकड़े आते हैं तो चिंतन भी होगा, मंथन भी होगा, लेकिन ये आंकड़े मुझे लगता है 3 तारीख को हम दोबारा आज तक पर जब डिस्कस करेंगे तो ये आंकड़े झूठे साबित होंगे। मेरा एक सवाल मालवा, अगर मैं पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 दिन तक राहुल गांधी की यहाँ पर यात्रा निकली थी। मुझे पता है अभी एग्जिट पोल है, लेकिन क्या उसके भी लिटमस टेस्ट के तौर पर आप देखेंगे? अगर मालवा में, जो आगर मालवा जिला है उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राहुल गांधी की यात्रा हुई थी 3 दिन, उसके लिटमस टेस्ट के रिजल्ट के तौर पर आप इसको देखेंगे? नहीं, उसका तो नहीं, मैं नहीं समझता कि 3 दिन अगर कहीं पर यात्रा हुई है तो वो लिटमस टेस्ट होगा। तब तो फिर हर जगह ही जहां पर यात्रा ज्यादा दिन निकली है, राजस्थान में तो 36 दिन यात्रा रही है, तो अगर 3 दिन का असर है और 36 दिन का असर है, मैं नहीं समझता कि यात्रा से कोई डायरेक्टली कोरिलेशन है। हाँ, यात्रा का प्रभाव जरूर रहा है, पॉजिटिव रहा है, पूरे देश में रहा है और कर्नाटक में भी उसका असर नजर आया था, पूरे देश में नजर आया था। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि लोकल फैक्टर्स भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कारण की वजह से कहना बड़ा मुश्किल। आलोक जी, मेरा एक सवाल है छोटा सा, कि अगर इसी तरह के आंकड़े आते हैं जो नतीजे इसमें एग्जिट पोल में आ रहे हैं, तो क्या आप अपने नेताओं को भी जिम्मेदार मानेंगे उसके लिए, जो आपकी पार्टी के नेता हैं? देखिए विनोद जी, मैं बहुत साफ गोही से बात करता हूं और हमेशा से मैं आलोचनात्मक अभिव्यक्ति का व्यक्ति रहा हूं। अगर इस तरह के आंकड़े आते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह, जिन लोगों ने ज्यादा भूमिका वहां पर निभाई लोकल लीडरशिप ने, और उसमें आप भी समझ रहे हैं कि 2 लोग 3 लोग जो भी हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे कि गोंडवाना पार्टी को क्यों नहीं अलायंस में शामिल किया गया, बसपा सपा के साथ जो भी हुआ, फिर तमाम सवाल होंगे अगर ये आंकड़े आते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जरूर ये आंकड़े पलटेंगे और सरकार हमारी बनेगी। ठीक है, चलिए उम्मीद से रहिए, 3 दिसंबर तक रहिए, उसके बाद जो भी होता है दोनों पार्टियों की ही तस्वीर साफ होगी। 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। अब 4थे राज्य पर हम जल्दी से एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि MNF जिसने पिछली बार सरकार वहां बनाई थी, जोरमथांगा साहब, उनका क्लियर सफाया होता हुआ दिख रहा है। वो 3 से 7 सीटों पर वहां पर निपटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। और मिजोरम की बात होती है तो पहाड़ी इलाका, एक ऐसा राज्य जो कि खुद भी ये लैंडलॉक्ड एक और राज्य जिसमें आज चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जोरमथांगा का इस तरह से और अगर हम देखें तो ZPM जिसकी आप जीत देख रहे हैं, ये मालवा का आप डेटा दिखा रहे हैं, एक बार मिजोरम का डेटा दिखा दीजिए। मिजोरम जिसकी हम बात कर रहे हैं, मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसको ZPM ने बढ़ चढ़कर सामने रखा था। तो ऐसा प्रतीत होता है
कि वहां पर उनको फायदा हुआ है। और एमएनएफ के जोरमथांगा साहब सीएम थे, पिछली बार उनको जो सीटें आई थी, वोट परसेंटेज था, वहां से वो फिसल कर देखिए 27% पर पहुंच गए हैं। और जेडपीएम न्यू पार्टी ह्यूज फिनोमेना के तौर पर जेडपीएम को लगभग 50 यानी 49% वोट यहां पर मिल गया है। तो ये अपने आप में एक नई कहानी लिखती हुई मिजोरम की जनता दिखाई दे रही है। और सोचिए एमएनएफ कैसे 3 से 7 पर यहां पर अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी और पिछली बार अगर आप देखें तो यहीं पर तमाम पार्टियों का 2018 में आप देखिए एमएनएफ को मिली थी 27 सीटें। नई पार्टी जेडपीएम जिसने इतना बड़ा इतिहास वहां पर रच दिया है। मिजोरम में जेडपीएम को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। एक तरफा 27 सीटों से अगर गिरकर यहां पर वो पहुंच रहे हैं सिर्फ 3 से 7 सीट पर, तो जोरमथांगा के लिए तो ये बाहर का रास्ता है। अगर एग्जिट पोल के ही आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं, वहीं जेडपीएम नई पार्टी जिसने अपने आप को नए सिरे से वहां पर एस्टैब्लिश किया है। और अगर आप देखें तो जेडपीएम का जो पूरा राइज है वो मीजो सब नेशनलिज्म के इर्द गिर्द वो उन्होंने अपनी बात को रखा है। सबसे बड़े ऑपोजिशन मतलब विपक्षी पार्टी के तौर पर जेडपीएम ने अपनी जगह बनाई पिछले दिनों, चाहे वो वहां के म्युनिसिपल चुनाव हो, अन्य चुनाव हो, उसमें जेडपीएम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रखी। और शहरी इलाकों में भी जबरदस्त उनका इमर्जेंस रहा है, अर्बन इमर्जेंस जिसको कहते हैं। शहरी इलाकों में वो बहुत आगे बढ़े। पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को आप देखें तो एमएनएफ कमजोर वहां पर पड़ती चली जा रही थी और उस पूरे पॉलिटिकल मैंडेट को जेडपीएम ने अपनी तरफ किया है। मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसको भी बढ़ चढ़कर जेडपीएम ने प्रोजेक्ट किया था और उनके लिए एक बड़ी जीत ये मिजोरम में दिख रही है, जिसमें एक पिछली बार 27 सीटें एमएनएफ की आई थी और जेडपीएम आप देखिए लोअर एज ही उनका 28 से लेकर 35 से प्रचंड तौर से उनकी बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जल्दी से 2 ये पार्टी रजिस्टर हुई अंजना और 6 वहाँ के जो एथनिक दल हैं उनका ये सम्मिश्रण है। ये बहुत साफ कह रहा है कि मणिपुर ने उत्तर पूर्व के सर्टेन स्टेट्स पे बड़ा असर डाला है और ये बड़ा असर हो सकता है कि आने वाले चुनावों में भी दिखाई पड़े, क्योंकि वहाँ पर जो परंपरागत राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं और पार्टियां हैं, उनको एक बड़ा डेंट लगने जा रहा है और छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स जो थे, एथनिक वो दलों में तब्दील होकर एक नया इतिहास रच रहे हैं। मिजोरम यही साबित कर रहा है। बिल्कुल, मिजोरम यही साबित कर रहा है। ऐसे तमाम राज्य जो कि एक नई पार्टी है, अगर आप देखें तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी एक ऐसी ही फिनोमेना थी, वहां पर जेडपीएम इसी तरह से अपनी अगर यही आंकड़े जो है वो जनादेश में तब्दील होते हैं। अब 3 दिसंबर को रहिएगा आज तक के साथ, क्योंकि आज लगातार नॉन स्टॉप कवरेज में मिला है आपका साथ, देश की विश्वसनीयता आज तक के साथ। राजस्थान में बढ़त कांग्रेस को, ऐसे ही बढ़त उन्हें है छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन एमपी में प्रचंड बहुमत के साथ बनती दिख रही है बीजेपी की सरकार आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।